Hello students, today we'll be starting with a chapter from the diary of Anne Frank from your textbook First Flight. But before that, let's see who was Anne Frank and what made her diary so famous that we are reading about her. So let's start. Anne Frank was born in Germany और वो एक Jewish family को belong करती थी. उनके 13th बर्थडे पर 12 जून 1942 उनके फादर ऑटो फ्रैंक ने उनको एक डायरी दी थी एज अ गिफ्ट. From that day, she started writing about her thoughts in her diary, and after 3 years, she died in 1945. So actually, what happened? ये जो स्टोरी है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर नाजीज वर इन पावर इन जर्मनी और उनके जो लीडर थे वो हिटलर थे. हिटलर हैड अ स्ट्रॉन्ग हेट्रेड फॉर जूइश पीपल. सो वहाँ जूइश पीपल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और फिर जूइश पीपल को मारने के लिए उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था. Anne Frank itself was Jewish. That's why her family also went into hiding in July 1942. But unfortunately what happened, after 2 years उन्हें भी कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया और उन सब की डेथ हो गई. But her dad was the only survivor. मतलब ऑटो फ्रैंक was the only survivor. तो जब उन्हें एन फ्रैंक की डायरी मिलती है वो उसको पब्लिश करवा देते हैं from the name Diary of a Young Girl. So if we see, Anne Frank started writing in her diary from 12 June 1942 जब उनको ये डायरी मिली थी अपने डैड से till 1st August 1944. यहाँ उनकी लास्ट राइटिंग थी. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. So Anne Frank is saying that it's really strange for her that she is writing in a diary. और ये strange क्यों है? Not only because I have never written anything before, इसलिए नहीं कि मैंने आज तक कभी कुछ लिखा नहीं है, but because it seems to me, मुझे ऐसा लगता है, later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old. तो musings का मतलब होता है thought, मतलब अपने विचार, ठीक है. तो उन्हें ऐसा लगता है कि ना तो मैं और ना ही कोई अदर पर्सन इंटरेस्टेड होगा कि एक 13-year-old के म्यूजिंग्स को रीड करने में. ओ वेल, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. तो ऑफ माई चेस्ट मतलब होता है अनबर्डन योर सेल्फ बाय सेइंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को बोल कर ख़त्म करना, अनबर्डन करना. तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब मेरा मन है लिखने का तो मैं लिखूंगी और वैसे भी मुझे अपने आप को अनबर्डन करना है. Paper has more patience than people. So what she is trying to say कि जो लोग होते हैं वो लेस पेशेंट होते हैं, वो लोगों को जज कर लेते हैं, बट जो एक पेपर होता है वो मोर पेशेंट होता है लोगों से. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. तो मैंने ये कब सोचा, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, घर पर बैठी हुई थी विद हर चिन इन हर हैंड्स, बोर हो रही थी, लिस्टलेस हो रही थी. लिस्टलेस मतलब होता है लेज़ी. जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करता है उसे हम बोलते हैं लिस्टलेस. लिस्टलेस फील कर रही थी और सोच रही थी वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं यहीं रहूं या फिर कहीं चली जाऊं, बाहर चली जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. ब्रूड का मतलब होता है वरी करना, परेशान होना, और ब्रूडिंग मतलब वरिंग. ओके, सो मैं वहीं पर स्टे कर गई जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. एक पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, मैं चाहती भी नहीं हूँ, मैं प्लान नहीं कर रही हूँ कि कोई मेरी डायरी को रीड करे. स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी. तो वो डायरी को स्टिफ बैग्ड नोटबुक बोल रहे हैं, विच मीन्स हार्ड कवर नोटबुक. ग्रैंडली मीन्स नोन टू बी एज डायरी. ओके, दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक नोन टू बी एज डायरी. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मेरे को कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. प्रॉम्प्टेड मतलब होता है एनकरेज्ड मी, कि मैंने ये डायरी लिखनी क्यों स्टार्ट करी. सो देयर वाज दिस रीज़न, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास फ्रेंड नहीं है.
लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, सो शी फील्स लाइक कि वो कम्प्लीटली अलोन है इन द होल वर्ल्ड. एंड आई एम नॉट. नाउ शी इज सेइंग कि नॉट कम्प्लीटली अलोन. I have loving parents, 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. मतलब पेरेंट्स हैं, सिस्टर है और 30 ऐसे पीपल हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स बोलती हूँ. तो फ्रेंड्स तो हैं उनके पास. I have a family, loving aunts, good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. कि मेरे पास सब कुछ है वैसे तो, बट क्या नहीं है, दैट इज़ ट्रू फ्रेंड. तो उनको एक ऐसी ट्रू फ्रेंड चाहिए थे जिससे वो अपने थॉट्स को शेयर कर सके. अब जब उनके पास वो ट्रू फ्रेंड नहीं है तो इसलिए शी स्टार्टेड राइटिंग इन अ डायरी. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ तो जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है येस आई हैड अ गुड टाइम, आई वॉज हैप्पी. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो उनके साथ में ये नहीं कि मैं कुछ भी शेयर कर लूँ, जस्ट ऑर्डिनरी थिंग्स कि आज क्या हुआ, ये वो तो बहुत ही जनरल बातें मैं उनसे करती हूँ. दैट मीन्स कि उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जिससे वो अपने डीप थॉट शेयर कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. तो अभी वो अपने फ्रेंड्स के बारे में ही बात कर रही हैं कि हम ज़्यादा पास नहीं आ पाते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर पाते. मे बी इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी भी प्रॉब्लम हो सकती है. दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. तो कन्फाइड का मतलब होता है कि अपने सीक्रेट्स को शेयर करना, जो सीक्रेट्स हैं, जो तुम्हारे डीप थॉट्स हैं, उनको शेयर करना. सो शी इज़ सेइंग कि मे बी इट्स माई फॉल्ट कि मैं अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर नहीं कर पाती. In any case, that's just how things are. इसी तरह चीज़ें हैं and it won't change. And unfortunately, they are not liable to change. मतलब कि इसी तरह चीज़ें हैं कि मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ अपने थॉट्स और ये चीज़ें चेंज होने भी नहीं वाली हैं. This is why I have started writing a diary. तो इसलिए उन्होंने डायरी लिखी क्योंकि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था और अगर कोई फ्रेंड था तो उससे वो अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर पाती थी. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, तो उसको और ज़्यादा enhance करने के लिए I don't want to jot down the facts in this diary. तो मतलब ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, ये जो ट्रू फ्रेंड है, उसकी ये जो इमेजिनेशन है कि वो कैसा होगा, क्या होगा, थॉट शेयर कर पाएंगे कि नहीं, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन. जॉट डाउन मतलब होता है राइट डाउन. कि मैं पूरा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती हूँ कि किस टाइप का फ्रेंड. द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू कि वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं. स्टार्ट जैसे ही कोई पर्सन अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करता है वो पूरा होल एक्सप्लेनेशन देता है. अगर किसी ट्रू फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं तो उस ट्रू फ्रेंड का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो उनके थॉट्स में है तो वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना चाहती. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है वो मेरी फ्रेंड हो. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड एज किटी. तो वो अपनी डायरी को नाम देती है किटी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. प्लंज इन का मतलब होता है स्टार्टिंग सडनली, किसी चीज़ को एकदम से स्टार्ट करना. सो व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू से कि अगर मैं एकदम से स्टार्ट कर देती हूँ लिखना डायरी में तो कोई भी समझ नहीं पाएगा. आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. सो इससे बेटर ये होगा कि मैं एक ब्रीफ स्केच प्रोवाइड करूँ. ब्रीफ स्केच मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. तो डायरी को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ विच आई डोंट लाइक डूइंग सो. My father, the most adorable father I have ever seen. So, in her family, उनके फादर थे जिनका नाम ओटो फ्रैंक था. मदर थी एडिथ. So, what is she trying to say? The most adorable father means cute father, loving father. Didn't marry my mother until he was 36. तो जब तक वो 36 के और मदर 25 की नहीं हो गई तब तक उन्होंने शादी नहीं की. And at this age, they both got married. My sister Margaret was born in Germany in 1926 और उनकी फैमिली में सिस्टर थी जिनका नाम मार्गरेट था और उनका बर्थ जर्मनी में ही हुआ था 1926 में. I was born on 12 June 1929 और जो एन फ्रैंक थी
उनका बर्थ हुआ था 1929 में। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, तो जब तक मैं 4 की नहीं थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेटेड मतलब होता है कि अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहना, दैट इज़ इमिग्रेटेड। तो उनके जो फादर थे वो 1933 में हॉलैंड चले गए, मतलब व्हेन शी वाज 4 years old। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर में उनकी मदर भी चली गई। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। तो एन फ्रैंक और उनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट, ये दोनों अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। तो सबसे पहले उनके फादर इमिग्रेट किए हॉलैंड में 1933, फिर उसके बाद सितंबर में उनकी मदर, दिसंबर में उनकी सिस्टर एंड फरवरी में शी ऑल्सो फॉलोड। I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. Plunk down होता है जैसे किसी चीज़ को रख देना, पुट डाउन, ओके। जैसे बर्थडे पे केक जो होता है उसको हम टेबल पर रखते हैं, ऐसे ही एन फ्रैंक को प्लंक डाउन टेबल पर रख दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. So 6 years तक she was in nursery, at which time I started in the first form. फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है क्लास 1। सो क्लास 1 व्हेन शी वाज 6 years old तब वो क्लास 1 में थी। इन द 6th फॉर्म मतलब व्हेन शी वाज इन 6th क्लास, माय टीचर वाज मिसेस कप्रिस द हेड मिस्ट्रेस। तो 6th क्लास में उनकी जो टीचर थी वो हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। सो फेयरवेल कब दिया जाता है? जब कोई स्कूल छोड़कर जा रहा होता है और वो उसका लास्ट ईयर होता है। तो जब उनका फेयरवेल था, दे बोथ वर इन टीयर्स, दे बोथ वर क्राइंग। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो 1941 में उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उनका ऑपरेशन हुआ। तो जो एन फ्रैंक का बर्थडे है जो 12 जून 1941 को आया था, वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेट हुआ। ग्रैंडमदर डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में उनकी जो ग्रैंडमदर है उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को नहीं पता था कि मैं उनके बारे में कितना ज़्यादा सोचती हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो ये जो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन था जो 12 जून 1942 को आया था, वॉज इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब होता है प्लान्ड, वॉज प्लान्ड टू मेक अप फॉर द अदर, क्योंकि लास्ट बर्थडे पर इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए इस बर्थडे पर ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ। एंड ग्रैंड मदर्स कैंडल वॉज लिट। लिट मतलब होता है जलाना, ठीक है, जलाई गई। तो ग्रैंड मदर की जो कैंडल थी वो भी जलाई गई अलॉन्ग विद द रेस्ट। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो solemn dedication का मतलब होता है sincere dedication, मतलब from now on she started writing into a diary, okay? Saturday 20th June 1942। तो अब वो लिखना स्टार्ट कर रही हैं अपनी डायरी में। Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots. जैसे जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, राइट? और जैसे या फिर अगर हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है तो भी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर से ऐसे कांपने लग जाते हैं। तो जो डर से कांपना है इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, ओके, मतलब शेकिंग विथ फियर। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form. Forthcoming meeting मतलब upcoming meeting, मतलब जो मीटिंग अभी होने वाली है, ठीक है, जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा। मतलब अभी वो 6th क्लास में थी, कौन 7th क्लास में जाएगा, ठीक है। एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रह जाएगा, मतलब कौन फेल हो जाएगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। बेट्स मतलब होता है शर्त लगाना, बेट मतलब शर्त लगाना, ठीक है। तो मतलब आधे से ज़्यादा क्लास शर्त लगा रही है कि कौन पीछे रह जाएगा, कौन 7th में चला जाएगा, कौन फेल हो जाएगा। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us.
तो GN एंड I मतलब एन फ्रैंक, तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो ये हंस रहे हैं किन पर, जो दो लड़के उनके पीछे बैठे हुए हैं जिनका नाम है CN एंड जैकिस। तो ये दोनों इन पर हंस रहे हैं। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। तो मतलब इन दोनों लड़कों ने अपनी जितनी भी हॉलीडे सेविंग्स उनको मिली थी वो सारी बेड पर खर्च कर दी थी, ये सोचकर कि कौन कौन आगे पास होगा, कौन फेल होगा। तो ये देखकर GN और एन फ्रैंक दोनों हंस रहे थे। From morning to night, it's you're going to pass, no I'm not, yes you are, no I'm not। तो वो यही बेट्स लगाए जा रहे थे कि ये पास होगा, ये नहीं होगा, मैं पास होऊंगा, वो पास होगा। Even GS pleading glances, pleading होता है इमोशनल रिक्वेस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ चुप हो जाओ, ठीक है। तो जो GN थी वो बहुत इमोशनल रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ चुप हो जाओ, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट। और जो एन फ्रैंक थी उनको गुस्सा आ रहा था। आउटबर्स्ट मतलब होता है एक्सप्लोड होना, जब कोई भी चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, या तो एंगर एक्सप्लोड होना या फिर एक्सप्लोजन ऑफ टीयर्स। तो टीयर्स आउटबर्स्ट, एंगर आउटबर्स्ट। तो यहाँ पर क्या है कि उनका गुस्सा आउटबर्स्ट हो रहा था, ठीक है, एक्सप्लोड होना, बहुत ज़्यादा इमोशंस का एक्सप्लोड होना। कांट काम देम डाउन, लेकिन वो तब भी चुप नहीं हो रहे थे। मतलब GN के इमोशनल रिक्वेस्ट से या फिर एन फ्रैंक के गुस्से से वो चुप नहीं हुए। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। So शीन सिंह, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो वन फोर्थ ऑफ द क्लास को तो पीछे ही रख देना चाहिए, क्योंकि वो 7th क्लास में जाने लायक है ही नहीं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। सो व्हाट इज ट्राइंग टू से, लेकिन टीचर्स के बारे में नहीं पता, वो किसी को भी पास कर सकते हैं, किसी को भी फेल कर सकते हैं, उनको प्रिडिक्ट करना इज इम्पॉसिबल। Okay, now let's start with the question answers. First question is, what makes writing in a diary a strange experience? तो वो एक strange experience क्यों था एन फ्रैंक के लिए? फर्स्टली उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं था, और सेकेंडली उन्हें ऐसा लगता था कि 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल के म्यूजिक्स में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। सो हाउ कैन वी राइट इट? फर्स्टली शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, एंड सेकेंडली शी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, why does Anne want to keep a diary? मतलब in the first place वो डायरी रखना ही क्यों चाहती थी? तो उनका सिर्फ एक मोटिव था कि उनके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सके। सो दैट्स वाई शी हैड अ डायरी। Anne Frank wants to keep a diary as she didn't have any friend, any true friend, जिससे वो अपने थॉट्स को शेयर कर सके। Why did Anne think she could confide more in a diary than people? Confide का मतलब क्या होता है? अपने सीक्रेट्स को शेयर करना। तो उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि वो अपनी डायरी में सीक्रेट्स को आराम से शेयर कर सकती हैं than people? So there was this line in the chapter that paper has more patience than people. So in this we can write, she believes that a paper to have more patience than people, so she decided to write something in a diary. Fourth question, why does Anne provide a brief sketch of her life? तो जब वो डायरी में लिखना स्टार्ट करती हैं तो वो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने फादर के बारे में, अपनी मदर के बारे में, कहाँ वो रहती थी। तो why does she do that? तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? Anne provides a brief sketch of her life since no one would be able to understand of her musings। मतलब अगर वो सीधा लिखना स्टार्ट कर देते then no one will be able to understand her thoughts। तो इसलिए she provided a brief sketch of her life। What tells you that Anne loved her grandmother? तो इस पूरे चैप्टर में हमें ये कैसे पता लगता है दैट शी लव्ड हर ग्रैंड मदर? तो देयर वाज द स्टेटमेंट इन द चैप्टर, जब उनकी ग्रैंड माँ की डेथ हो जाती है, देन शी सेड, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। दिस शोज दैट शी रियली लव्ड हर ग्रैंड मदर, बिकॉज व्हेन शी डाइड देन शी सेड कि किसी को नहीं पता कि मैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड वन मोर थिंग, grandmother's candle was also lit on her birthday. So these two things shows that Anne really loved her grandmother. I hope आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी।
If you have any doubts, just write it down at the